नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को निकालें और यदि आपके पास अब तक सिलेबस नहीं है तो आप गूगल में जाएँ और टाइप करें ugc.ac.in सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। PDF मोड में डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके हाथ में सिलेबस है और आप सिलेबस से मिला रहे हैं। हम लोग यूनिट 2 में चलेंगे और यूनिट 2 में हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था इंडो ग्रीक्स के बारे में, शुंग वंश के बारे में, उसके बाद सातवाहन के बारे में बातें हुई थी, कुषाण के बारे में बातें हुई थी। कुषाण वंश पे एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसको हम लोग कवर करेंगे, कुषाण कालीन सिक्कों को लेकर के। उसके बाद हम लोग शक एवं क्षत्रप के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोगों को बात करना था, एक चैप्टर रह गया था हमारा जिसका नाम है संगम लिटरेचर, यानी संगम पीरियड के बारे में, संगम युग के बारे में। तो संगम युग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग आज करने जा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पे हम लोग पढ़ेंगे संगम लिटरेचर के बारे में, उसके बाद संगम कालीन पॉलिटी के बारे में, यानी संगम पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद संगम कालीन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इन्होंने सिलेबस में स्पेशली इन्होंने बताया है संगम लिटरेचर पॉलिटी एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर, यानी संगम लिटरेचर में साउथ इंडियन सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में जो दर्शाया गया है उसी को हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, आपसे मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाते हैं वह संगम लिटरेचर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जो साथी नए आए हैं वह डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर नहीं, संगम पीरियड, संगम युग। ठीक है, अब संगम युग देने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल के बाद, देखिए स्टोन एज में हम लोगों ने मुख्य तौर पे 3 पीरियड के बारे में पढ़ा था। कौन कौन? एक तो हमारा था पेलियोलिथिक फेज, ठीक है, पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक फेज और तीसरा फेज था नियोलिथिक फेज। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी फेज चलता है तो वह पूरे इंडिया में उसका विस्तार नहीं था बल्कि एक लिमिटेड एरिया में था। तो जब नियोलिथिक पीरियड चल रहा था तो उसके पतन के बाद या उसके साथ साथ यानी समकालीन दौर में दक्षिण भारत में एक नए कल्चर का, एक नए पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, जिसको आप संगम युग के नाम से जानते हो। तो इसके डेट को लेकर के हिस्टोरियन के बीच में अब तक कन्फ्यूजन बना हुआ है, डिस्प्यूट है, कन्फ्यूजन नहीं दरअसल डिस्प्यूट है। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है। तो सारे लोगों का यह मानना है कि जो संगम कालीन युग है, जो संगम काल का साहित्य है, उसके बारे में इन्होंने टाइम निर्धारित किया है 1000 ईस्वी के पहले, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का आविष्कार होता है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का आविष्कार होता है। तो लोहे के आविष्कार के पहले, लेकिन कुछ स्कॉलर का मानना है कि संगम काल में लोग लोहे का भी प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, संगम काल में लोग लोहे का भी प्रयोग कर रहे थे। उसमें से कई सारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मृतकों के अवशेष प्राप्त होते हैं, अति रंजित लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसके साथ साथ अस्थि पंजर के निशानियाँ यानी हड्डी के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके अलावा लोहे के उपकरण एवं मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं, जिसको आप मृदभांड कहते हो। तो इस आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व से पहले नवपाषाण कालीन युग के पश्चात एक नए सभ्यता का, एक नए सिविलाइजेशन का, एक नए पीरियड की शुरुआत हुई, जिसे आप क्या कहते हो, संगम पीरियड के नाम से आप जानते हैं। ठीक है,
इस समय के जो लोग थे काले एवं लाल बर्तन, ठीक है, जिसको आप मृदभांड कहते हो, क्योंकि इस समय स्टील वगैरह नहीं है, लोहे के बर्तन नहीं है, बल्कि मिट्टी के बर्तन का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो उनका जो मृदभांड था, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक एवं रेड, ठीक है, काले एवं लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग कर रहे थे। उसके अलावा ये लोग लोहा का प्रयोग भी जानते थे। हालांकि 1000 ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है और लोहे के प्रयोग की बात हो रही है, तो इसमें आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकता है। इसके लिए आप टेंशन मत लो, यह कन्फ्यूजन दरअसल स्कॉलर्स के बीच में भी है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस समय लोहे थे, कुछ का मानना है कि उस समय लोहे नहीं थे। इसलिए आप इस डिबेट में मत फंसिए। डिबेट में कब फंसिएगा? जब आप जीआरएफ कर लोगे, जब आप नेट कर लोगे, फिर जब आप रिसर्च स्कॉलर बनोगे, तो फिर आप वहाँ पर जितना इंटेलेक्चुअल डिबेट करना है करते रहिएगा, वहाँ पर तो आपको करना भी पड़ेगा। चलिए, तो इसको मेगालिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। मेगालिथिक क्यों साथियों? यह 2 शब्दों से बना है। मेगा का अर्थ होता है बड़ा, यानी इस समय के जो लोग थे बड़े पत्थर का प्रयोग कर रहे थे, और मेसोलिथिक का क्या अर्थ होता है? जब छोटे पत्थर थे, ठीक है, जब मध्य पाषाण काल उसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि पत्थर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा था, बल्कि बीच का आकार का था, इसीलिए उसको मेसोलिथिक फेज बोला गया है और इसको मेगालिथिक फेज बोला गया है। यानी इस समय के लोग बर्तन का प्रयोग यदि कर रहे थे तो वह बर्तन का नहीं, पत्थर का जो प्रयोग कर रहे थे वह बड़े पत्थर का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक स्पष्ट है? यह दरअसल इसका बैकग्राउंड है। यदि यहाँ तक आप समझ पा रहे हो तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब देखिए, संगमकालीन यदि राज्य की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, तो उस समय मुख्य तौर पे 3 राजवंश हैं। कौन कौन? एक तो चोल हैं, दूसरा चेर हैं और तीसरा पांड्य हैं। देखिए, चोल आगे चल करके इनका और विकास होगा, लेकिन यहाँ पर चोलों का शुरुआती दौर है, उसी तरह से चेर का भी शुरुआती दौर है, उसी तरह से पांड्य का भी शुरुआती दौर है। लेकिन संगमकालीन साहित्य जो लिखा गया वह पांड्य राजवंश के शासकों के संरक्षण में लिखा गया। उसके बाद भी कई तरह के साहित्य लिखे गए, लेकिन संगमकालीन साहित्य लिखने के लिए संगम का आयोजन करवाया जाता था। ठीक है, संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का शाब्दिक अर्थ होता है परिषद, जिसको गोष्ठी भी बोलते हो। जैसे आप मीटिंग करते हैं, उसी तरह से एक संगम का आयोजन करवाया जाता था, जिसमें तमिल, मुख्य तौर पे से कौन कौन, जो तमिल भाषा के कवि थे वो लोग इकट्ठा होते थे आपस में किसी एक समूह में, और वहाँ पर वो लोग अपनी अपनी रचनाओं को पेश करते थे, और आगे चल करके वही एक साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जिसे आप संगम साहित्य के नाम से जानते हो। तो उनको जो संरक्षण प्राप्त हो रहा था वो दरअसल पांड्य शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों जो 3 तरह के संगम हुए हैं, 3 प्रकार के संगम हुए हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि संगम टोटल कितने हुए हैं, तो 3 हुए हैं, और तीनों संगम का जो संरक्षण है, जो प्रोटेक्शन है, वो किनके द्वारा दिया गया? पांड्य राजवंश के शासकों के द्वारा। यह सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप डिलेमा में मत रहना, अपने कन्फ्यूजन को यहीं पर क्लियर कर लो। चलो, अब देखिए, संगम साहित्य क्यों लिखा गया, ये आपको पता है। संगम साहित्य इसीलिए, कोई भी साहित्य क्यों लिखा जाता है? ताकि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी है जो आपके बारे में जान सके, उनके पास लिखित एविडेंस रहे। तो संगम साहित्य भी उसी के साथ लिखा जा रहा था, उसी पर्पस के साथ। तो संगम साहित्य लिखने के लिए 3 संगम का आयोजन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक संगम के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रथम संगम में क्या हुआ, द्वितीय संगम में क्या हुआ, तृतीय संगम में क्या हुआ, और फिर संगम साहित्य में तृतीय संगम के बाद और कई तरह के ग्रंथ लिखे गए, जिसमें 5 महाकाव्य हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो संगम लिटरेचर, और आप लिखिए संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिषद एवं गोष्ठी। इसमें दरअसल मुख्य तौर पे संगम में तमिल, ठीक है, तमिल कवियों को, तमिल पोएट्स को इनवाइट किया जाता था, वो लोग को ही आमंत्रित किया जाता था। और 3 संगम हुए हैं टोटल, और तीनों का तीनों संगम को संरक्षण प्राप्त था पांड्य राजवंश के शासकों का। ठीक है, चलो, और पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी उस समय? मदुरै। अब स्कॉलर लोगों का कहना है कि मदुरै आज के दौर में आधुनिक भारत में अभी 2020 में बात की जाए तो वह दरअसल समुद्र में विलीन हो चुका है, वह समुद्र में मिल चुका है। ठीक है, जैसे बॉम्बे पहले समुद्र का इलाका हुआ करता था, लेकिन फिर आगे चल करके आप देखोगे कि 1860-70 के दशक में एक नए शहर के रूप में इस्टेब्लिशमेंट होता है। एक हम लोग सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे
कैसे भारत के आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ और उनका प्राचीन इतिहास क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा प्राचीन भारत के कुछ ऐसे प्लेसेज हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लौटते हैं। देखिए, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। कई लोग इसको मदुरई भी कहते हैं। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। अब लिखिए प्रथम संगम। प्रथम संगम का टाइम को लेकर के कंफ्यूजन है, इसलिए आप ध्यान रखना है जितना भी जो संगम होगा वह 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास होगा। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी के पहले की बात है। यहाँ पर भी हमने बताया 2nd सेंचुरी बीसी की पहले की बात है, इसलिए टाइम को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टाइम इन्होंने किताब में भी दरअसल क्लियर नहीं किया है। ठीक है, और आप हमारे साथ एक किताब जरूर पढ़ते चलिएगा, या तो आप झायन श्रीमाली को पढ़िए या फिर आप उपिंदर सिंह की किताब को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप केसी श्रीवास्तव को पहले पढ़िए, उसके बाद फिर किसी किताब को पढ़िएगा। चलिए, प्रथम संगम आपने लिख लिया। लिखिए, प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में किया गया था, और मदुरा किसकी राजधानी थी? पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरा या मदुरई। इसके जो हेड थे, इस संगम का जो हेड थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में एक बात लिखिएगा, बहुत ऐतिहासिक बात है जिससे सवाल पूछा जाता है। वह यह बात है कि दक्षिण भारत में आर्यन सिविलाइजेशन का, आर्य सभ्यता का प्रचार एवं प्रसार करने का क्रेडिट, हिंदी में श्रेय, किसे जाता है? अगस्त ऋषि को जाता है। यह सवाल पूछा गया है कई बार नेट के एग्जाम में, इसलिए आप इसको स्टार मारकर लिखना। आगे बढ़ते हैं। इसमें दरअसल 89 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रथम संगम ऐसा नहीं कि जैसे बौद्ध संगीति का आयोजन होता था तो एक साल में खत्म हो जाता था, लेकिन उस तरह से यहाँ पर नहीं हो रहा था काम। यहाँ पर दरअसल साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल तक ऐसे ही प्रथम संगम चल रहा है, तो ऐसे चलता रहता था। जैसे मेले का आयोजन होता है, जैसे यज्ञ का आयोजन होता है, उसी तरह से संगम का आयोजन होता था, तो यह कई सालों तक लगातार चलते रहता था। तो जब कई सालों तक एक ही संगम चलेगा तो शासक तो बदलेंगे, कई शासक उसमें बीच में वो मर जाएंगे या फिर वो हार जाएंगे, तो फिर दूसरे शासक गद्दी पे बैठेंगे। इसीलिए प्रथम संगम को 89 राजाओं का, 89 किंग्स का इनको संरक्षण प्राप्त था। संख्या जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप फंस सकते हैं, इसलिए आप एक एक चीज के लिए तैयार रखिए। 89 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। उसके अलावा इसमें टोटल 549 मेंबर थे, 549 मेंबर्स थे। उसके बाद इसमें 4499 लेखक भाग लिए। कितने? 4499 राइटर्स ने यहाँ पर भाग लिया था, उनको इनवाइट किया गया था। उसके अलावा 4400 साल तक, ठीक है, 4400 ईयर्स तक यह संगम लगातार चलता रहा। अब सोचिए कितना बड़ा संगम होगा, इसीलिए तो 4400 साल के अंतर्गत 89 राजा बदले। लेकिन ध्यान रखिए, सारे के सारे 89 राजा पांड्य राजवंश से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, किसी और राजवंश के नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें जो दरअसल ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथ का नाम देखिए। दुर्भाग्य यह है कि इसमें से कोई भी ग्रंथ अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमारे पास का मतलब यह नहीं कि मेरे पास, मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। भारतीय स्कॉलर के पास इन सारे ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब विलीन हो चुके हैं। लेकिन नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो नाम कौन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि साउथ का नाम है, और यदि आप नॉर्थ के रहने वाले हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन लिख सकते हैं, इसको आपको लिखना जरूरी है। पहला ग्रंथ है अकटियम। ठीक है, अकटियम परिपदाल, आपको दिख रहा है, परिपदाल। उसके बाद मुद्दू नारे, उसके बाद मुद्दू कुरैके, उसके बाद कलारी आबिर। एक बार फिर से सुन लेते हैं। अकटियम है, परिपदाल, मुद्दू नारे, मुद्दू कुरैके, उसके बाद कलारी आबिर, कलारी आबिर। तो इस समय यह 5 ग्रंथ लिखे गए प्रथम संगम में। तो इससे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आप हर एक तरह के सवालों को बनाने के लिए खुद को तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे संगम की तरफ, और दूसरा संगम आप लिखें। और दूसरा संगम का आयोजन किया गया कपाटपुरम में। ठीक है, कपाटपुरम भी पांड्य राजवंश का ही राजधानी तो नहीं था, एक शहर था। ठीक है, कपाटपुरम के लिए एक और शब्द आता है अलेबाई, अलेबाई। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसमें टोटल 49 मेंबर आए, हिस्सा लिए, ठीक है, कितने, टोटल 49 मेंबर ने हिस्सा लिया। उसके अलावा 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था, यानी यह भी एक लंबे समय तक चला था। कितने समय तक चला, इसको डेट को लेकर के कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने डेट को क्लियर नहीं किया है कि कितने साल तक यह चलता रहा। ठीक है, चलो उसके बाद लिखिए इसमें टोटल 3700 पोएट्स राइटर्स, जो लिखना आप लिख सकते हैं, यानी 3700 कवियों ने भाग लिया। उसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ का संकलन किया गया उसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम, तोलकापियम क्या है, तमिल व्याकरण है। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा संगम साहित्य है जो तमिल व्याकरण है, तो उसका नाम है तोलकापियम। और उसके राइटर कौन है, तोलकापियर। ठीक है, तोलकापियर व्यक्ति का नाम है और तोलकापियम उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है। तोलकापियर कौन थे, अगस्त ऋषि के चेला थे। चेला कहने का अर्थ उनके शिष्य थे। चलो उसके बाद आते हैं तीसरे संगम की तरफ, और आप लिखें तीसरा संगम। और तीसरा संगम का आयोजन एक बार फिर से पांड्य राजवंश के शासकों की राजधानी मदुरै थी, जिसको आप मदुरै भी कहते हैं, मदुरै में उसका आयोजन किया गया। इसमें टोटल 49 सदस्यों ने हिस्सा लिया, 49 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा इसमें 449 पोएट्स ने, राइटर्स ने हिस्सा लिया। उसके अलावा 49 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, और कौन राजा हैं, पांड्य राजवंश के राजा हैं। उसके अलावा 1850 सालों तक, ठीक है, 1850 ईयर्स तक लगातार चलता रहा। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो ग्रंथ लिखे गए उनके नाम लिख लें, इंपॉर्टेंट है। नेंदु थौके, ठीक है, नेंदु थौके आप यहां से देखकर लिख सकते हो, बाकी मैं बोलता हूं। नेंदु थौके, कुरुन थौके, उसके बाद एंती नई, ठीक है, एंत्री नई, उसके बाद एंकुरु नरु, एंकुरु नरु, उसके बाद पदी त्रुपट, पदी त्रुपट, उसके बाद नु त्रैम्बू, ठीक है, नु त्रैम्बू या नु थैम्बू। उसके बाद है परिपादल, परिपादल, उसके बाद है बूथू, बूथू, ठीक है, और उसके बाद है वरी, उसके बाद है परिशय, परिसय, उसके बाद है सित्रिसय, सित्रिसय, SITRISAI, सित्रिसय। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि यह जो किताब लिखे गए, इतने जो साहित्य लिखे गए, ध्यान रखिएगा यह सारे के सारे साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। और इन सारे किताबों का जो संपादन किया गया वह साउथ इंडिया शैव थ्योरी पब्लिकेशन सोसाइटी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। और वह किसका था, तिनेवली का, ठीक है, तिनेवली का एक प्लेस का नाम है, तिनेवली का यह प्रेस था, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं, टोटल संगम साहित्यों को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, ठीक है। संगम साहित्य जितने भी हुए हैं, जिसमें 5 महाकाव्य और हैं जिससे सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन यदि बात की जाए कि टोटल संगम साहित्य को कितने हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है, तो टोटल उनको 3 हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं। 3 हिस्से कौन कौन हैं, पहले का नाम है पत्थु पातु, पत्थु पातु। और पत्थु पातु में दरअसल 10 संक्षिप्त पद की चर्चा की गई है। यह 10 संक्षिप्त पद का संग्रह है, ठीक है, 10 संक्षिप्त पद का संग्रह है। इसमें 2 नकीनर, 2 नकीनर, 2 रुद्रकनार, उसके बाद 6 पदों की चर्चा है, ठीक है। यानी टोटल कितने, टोटल 10 संक्षिप्त पद हैं, जिसमें 2 नकीनर हैं, 2 रुद्रकनार है, उसके बाद 6 पद हैं। 6 पदों को लिखने के लिए अलग अलग कवि थे, कौन कौन थे, एक बार नाम लिख लीजिए उन कवि का। मरुथनार, कनियार, मरुथनार, कनियार, उसके बाद है नथप पैनयार, ठीक है, नथप पैनयार, उसके बाद है नपुथनार, उसके बाद है कपिलर, उसके बाद है कौशिक नार। यह टोटल 6 लोग हैं, यह 6 कवि हैं जिन्होंने एक एक पद लिखा, इसलिए 6 पद हैं, ठीक है। तो 6 पद, 2 रुद्रकनार और 2 नकीनर मिलाकर टोटल 10 संक्षिप्त पद हुआ, और इन सभी के संकलन को बोला गया पत्थु पातु। क्लियर है। दूसरा हिस्सा इसका है जिसको बोलते हैं, अच्छा ध्यान रखना, इन सभी के अलावा इनके बारे में बताया जाता है कि यह 2nd सेंचुरी BC का है। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है।
उसके बाद इसमें चोल शासक करिकाल के बारे में भी चर्चा की गई है। उसके अलावा पांड्य शासक नेदुनोलियन की भी चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है हमारा इथौके। ठीक है, इथौके, ई आधा तो और थौ और के, इथौके। इसमें दरअसल उस समय के, किस समय के? संगमकालीन राजा के बारे में, राजा के जन्म एवं उनके जीवन के बारे में, इसके अलावा उस समय के लोगों के आचार विचार के बारे में बातें की गई है, उनको संग्रहित किया गया है। उसके अलावा तीसरा हिस्सा जो है जिसका नाम है पदीनेन किलंकक्कू, पदीनेन किलंकक्कू, और इसमें जो शामिल है 18 लघु कविताओं का संकलन है। और इसमें जो सर्वोत्कृष्ट, जो कि क्लाइमेक्स लेवल पे जो बेस्ट पोएट्री है वह दरअसल तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के एक राइटर हैं। जब हम लोग क्लास 6 में पढ़ते थे तो उस समय तिरुवल्लुवर नाम का एक संत थे, उनके बारे में लिखा गया था, एक कहानी था, हमारे बिहार बोर्ड में उसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर का इस समय एक लिखा हुआ पोएट्री है जिसका नाम है कुराल। ठीक है, और कुराल के बारे में बताया गया है कि यह दरअसल संगमकालीन साहित्य के तीसरे हिस्से पदीनेन किलंकक्कू का सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बेहतर की लिखी हुई रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुराल किनकी रचना है? तो तिरुवल्लुवर की। क्लियर है? संगम साहित्य को कितने भाग में बांट कर देखा जा सकता है? तो 3 भाग में। कौन कौन? तो नाम याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, इन सारे साहित्य के अलावा 5 महाकाव्य हैं जिनको तमिल नहीं, क्या, संगम साहित्य में शामिल किया गया है। ठीक है, और उससे आपसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप अभी यहाँ पर नाम जान लीजिए कि वह 5 साहित्य कौन, 5 महाकाव्य कौन कौन है। पहले हैं जिनका नाम है शिल्पकादिकरम, दूसरे का नाम है मणिमेखले, तीसरे का नाम है जीवक चिंतामणि, उसके बाद वलयपति और कुंडलकेशिन, वलयपति और कुंडलकेशिन, यह 5 महाकाव्य हैं जो कि तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगमकालीन साहित्य के अंतर्गत इन्हें 5 महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में साथियों इतना ही। इससे जितने भी सवाल आ सकते हैं आप अपने मन में सवाल को निकालिए, खुद से सवाल के बारे में सोचिए कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और जब आप किसी चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर को देखते हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर के सवाल को जाकर ढूंढिए और बनाइए। उसके बाद फिर हमें बताइए कि आपसे सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मेरा ख्याल है कि निश्चित तौर पे आप 80-90% सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 10% के लिए आपको 3-4 किताबों का और अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही साथी हमारे साथ नेट कर पाएंगे, जेआरएफ कर पाएंगे जो जेआरएफ करने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि आप विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, स्कॉलर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट से दूर जा रहे हैं। ध्यान रखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आप मैक्सिमम मार्क को देख लीजिए कि कितना नंबर या कितना % कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है और उसको अपना टारगेट बनाइए। ठीक है, आप यदि 60-65 से लेकर के 70 के बीच का टारगेट बनाते हैं तो उससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं जाता है और आप आसानी से जेआरएफ कर लोगे। तो 70% का आप वह बनाइए, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर देखिए कि कैसे 70% लाया जा सकता है। इतिहास से कितने सही करने हैं हमको और फिर पेपर 1 से हमें कितना सही करना है। यदि आप स्कॉलर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि स्कॉलर बनने की प्रक्रिया है वह आपके जेआरएफ होने के बाद की प्रक्रिया है। फिर आपके पास यूजीसी से पैसा मिलेगा, आप जितना पढ़ना होगा पढ़ना, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। जो भी करना होगा पढ़ना, फिर तो आप रिसर्च स्कॉलर बन ही जाओगे, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप रिजल्ट के लिए पढ़िए, ठीक है, कि कैसे रिजल्ट लाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने का स्ट्रैटेजी अलग होता है, स्कॉलर बनने का स्ट्रैटेजी अलग होता है। हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से पढ़ाई करते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लोगों से प्यार करते रहिए और थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।